कौन सा नेता कौन सा बढ़िया लग रहा है? अरे इसमें अखिलेश यादव जी जीतेंगे और कौन जीतेगा। यादव हैं इसलिए बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं, क्योंकि 12वीं के बाद इंटर नहीं करना है ना हमको, इसीलिए। अखिलेश यादव जी ने तो यही कहा था भारत की राजधानी लखनऊ है। अब देखो दोनों को पढ़ लिया, वो आप उनके नेता के पकड़े हैं तो उन्होंने आपके नेता का पकड़। लेकिन हमें लगता है कि जब योगी गवर्नमेंट आई है तो काफी कुछ उन्होंने लड़कियों को लेकर किया है और बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं उसको लेकर। हालांकि वाराणसी अगर 8 सीट बीजेपी जीत भी जाती है तो उससे उत्तर प्रदेश की सियासत पर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं दिखता। बिना इंजीनियरिंग के रेलवे चलाई जाएगी, ये भारत बन रहा है, नया भारत का आविष्कार है। आप क्या कहें? बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मंदिर किस काम का, जब नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहेगा तो मंदिर के आगे भीख मांगेंगे हम। मैक्सिमम तो नेता अनपढ़ ही हैं, उनके देश से क्या मतलब, बस पैसा लूटना है उनको, जनता को लूटना है, किसी तरह से लूटें। क्योंकि आप देखिए जगह जगह पर प्रधानमंत्री जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। कई बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो है किस तरह से एक यूपी के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स और आज राजनीति की टीम पहुंची है बनारस। और मेरे पीछे की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यही वही बनारस का घाट है जहां से स्वच्छ भारत अभियान को एक फावड़े से मिट्टी हटाकर, कूड़ा हटाकर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने इस अभियान की यहाँ से शुरुआत की थी। चारों तरफ प्राचीन मंदिरों को लेकर ये वाराणसी घिरा हुआ है। गंगा तट और घाट यहाँ पर काफी संख्या में हैं, लोग काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं, धार्मिक आस्था यहाँ पर रखते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति की और यहाँ बीएचयू के कुछ छात्र मेरे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एंजॉयमेंट शुरू हो गया आप लोग? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अब तक जेएनयू की बात होती आई है, अब तक जो नेताओं ने बात की है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की है। आज यहाँ से जो छात्र हैं क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति को लेकर? राजनीति को लेकर तो एक मेरा मैसेज ये है कि हम छात्र जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है इलेक्शन में, क्योंकि हमें अपने वोट देने के लिए हम अपने अपने घरों से आते हैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने और वोट देने के लिए छुट्टी नहीं मिलती हमें। तो हम ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो ताकि हम अपने यूनिवर्सिटी में ही वोटिंग कर सके, जिससे हमारा भी रिप्रेजेंटेशन काउंट हो इस इलेक्शन में। चलिए, यूपी चुनाव 2022 सर पर है, नेता मैदान में है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कर पा रहे हैं नेता यहाँ? हमारा एजेंडा, चूंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अपना एजेंडा स्टूडेंट्स के तरीके से ही देखेंगे। देखते जा रहे हैं हम दिन पर दिन हमारा एजुकेशन बजट जो है कम होता जा रहा है, तो हम चाहते हैं हमारे नेता जो कि एजुकेशन पे बजट पे काम करें और जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। छात्र बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन। चलिए आपके पास मैं आता हूँ वापिस। एक बार कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं, छात्र हैं, कैसे देखती हैं योगी सरकार इस समय है, कांग्रेस भी दाव लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी पूरा दाव लगा रही है कि किसी तरह यूपी में आ जाए। आप सुरक्षा किस पार्टी के या किसी नेता के अंडर आप महसूस करती हैं? ऐसे स्पेसिफिक तो अभी आप नहीं बोल सकते कि कौन से नेता में आप हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस की जब आई थी सरकार तब तो हम थे नहीं शायद, और बाकी सरकार भी आई है तो उतना नहीं। लेकिन हमें लगता है कि जब योगी गवर्नमेंट आई है तो काफ़ी कुछ उन्होंने लड़कियों को लेकर किया है और बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं उसको लेकर। तो हमें लगता है कि अगर जो हमने इतने सालों से देखा आ रहा है तो योगी गवर्नमेंट मुझे लगती है कि वुमेन्स के लिए ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। आप बताइए, आप कैसे देखती है? क्या नाम है आपका? शिवांगी शुक्ला। शुक्ला जी, बताइए, ब्राह्मणों का काफी अच्छा वोट बैंक है, चाहे तो ब्राह्मण इधर से इधर किसी भी सरकार को हिला सकता है, ठीक है, किसी भी नेता को ताज पर बैठा सकता है। कैसे देखती हैं छात्रों का भविष्य कहाँ है, राजनीति किस ओर है? आप बताएं, राजनीति का स्तर आप कहाँ देखती हैं? पहले की राजनीति अब की राजनीति में कितना फर्क है? अभी मुझे बेटर लगता है पहले से काफ़ी, मतलब जैसे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और फिर मतलब अगर मैं स्पेसिफिक वाराणसी में देखूँ तो यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और काफ़ी उन्होंने ओवर ब्रिजेस जो भी काफ़ी मतलब ट्रैफिक का भी एक कुछ सोल्यूशन मिला है पहले से अच्छा। अब बेटर धीरे धीरे हो रहा है, अब आगे अच्छा और एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं। डिजिटल इंडिया बनाने की बात चल रही थी देश को, कैसे देखते हैं, क्या बन पाएगा डिजिटल इंडिया? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट डिजिटल नहीं हुआ तो देश कैसे डिजिटल हो जाएगा? जैसे धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उस हिसाब से कैशलेस या डिजिटल पेमेंट करने से उन्हें ही अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। इसलिए ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, धीरे धीरे करके उस तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे हमारे हॉस्टल्स में भी धीरे धीरे अब कैशलेस पेमेंट की ऑप्शंस आने लगे हैं, तो आई थिंक कि यही एक फर्स्ट स्टेप है और ऐसे ही हम डिजिटल इंडिया बना पाएंगे। इसको मजबूत स्थिति में देख रही हैं आप? क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? नीलेशा माइती। कैसे देखती हैं देश को मजबूत स्थिति में देख रही हैं चुनाव, देश को मजबूत स्थिति में आप देख पा रही हैं? हाँ, मतलब मैं समझ नहीं पा। चुनाव को कैसे देखती हैं? 2022 का चुनाव सर पर है, नेता वोट मांगने आ रहे हैं, क्या पहले चुनाव से पहले भी घर घर आते थे क्या वोट मांगने नेता? नहीं, पहले शायद नहीं आते थे जितने अब आते हैं, तो अभी से शायद उनके मजबूरी भी है कि सबको समझाना पड़ेगा कि ज़्यादा कि कैसे हमें देश को, अगर देश के लिए वो कितना करते हैं वो ज़्यादा समझाना पड़ता है अभी। तो आपकी नज़र में नेता कैसा होना चाहिए, क्या छवि होनी चाहिए? वैसे तो सबकी हेल्प आए, सभी घरों में सबको हेल्प मिले ऐसा होना चाहिए। लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी हेल्प मिले और अपर क्लास को भी हेल्प मिले ऐसा। चलिए फिर मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, लेकिन एक तस्वीर एक बार आप देख लीजिए, पीछे की ये सुंदर मनमोहक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ घाट की जो है मंदिर है, चारों तरफ मंदिरों से घिरा हुआ है ये घाट, और पानी का तेज बहाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे अगर देखेंगे तो तमाम जो छोटी छोटी नौकाएं हैं वो यहाँ पर हैं, और चलिए तमाम ये यहाँ पर छोटी छोटी नौकाएं जो हैं वो गंगा पर घूम रही हैं। और पीछे एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शांत ठहरा हुआ सा पानी नहीं है, तेज लहरों के साथ इस गंगा के बहाव में नाव के बीच में हम लोग इस समय मौजूद हैं। वाराणसी में हम लोग मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने अपने उद्घोष में वाराणसी के घाटों को लेकर, यहाँ की सुंदरता को लेकर, यहाँ के मंदिरों को लेकर बहुत कुछ कहा है। यहाँ की जनता से आग्रह किया है कि 2022 के चुनाव में आपको जिस पार्टी को चुनना है वो पार्टी आपके लिए क्या कुछ कर सकती है और आगे आपको क्या कुछ दे सकती है। इस तरह के भाषण उन्होंने वहाँ पर मंच पर दिए हैं। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आप? जी रोहित यादव। यादव जी, कैसे देखते हैं चुनाव की क्या स्थिति है, कौन सा नेता कौन सा बढ़िया लग रहा है? अरे इसमें अखिलेश यादव जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? यादव हैं इसलिए बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं, क्योंकि 12वीं के बाद इंटर नहीं करना है ना हमको, इसीलिए। अभी के पास इंटर नहीं करना है हमें, क्योंकि आपने पकड़ लिया उनका वो। अरे वो पकड़ा तो हर किसी ने, छोड़ा कोई नहीं। लखनऊ भी तो नहीं है। या सही पकड़ा। अखिलेश यादव जी ने तो यही कहा था भारत की राजधानी लखनऊ है। अब देखो दोनों को पकड़ लिया, वो आप उनके नेता के पकड़े हैं तो उन्होंने आपके नेता का पकड़ लिया। बीजेपी का पूर्ण समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी स्टूडेंट के लिए काफी गलत कर रही है। इतना शिक्षा को बर्बाद कर चुकी है, इक्वालिटी बर्बाद कर चुकी है। हमें इक्वालिटी में पूरे इंडिया में बहुत, पूरे वर्ल्ड में बहुत इंजीनियर के आरएमएस की वैकेंसी जो आई थी, अब बिना इंजीनियर वाले भी आईआरएमएस में एडमिशन जॉब पा सकते हैं। बिना इंजीनियरिंग के रेलवे चलाई जाएगी। ये भारत बन रहा है, नया भारत का आविष्कार है। आप क्या कहेंगे? बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम का आशीर्वाद तो अखिलेश भी पाए। इंडिया नहीं चलेगी। राम मंदिर किस काम का, जब नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहेगा तो मंदिर के आगे भीख मांगेंगे हम? आस्था है, दी के आस्था के आगे सबके संग। आस्था है, हमें भी आस्था है, लेकिन बेरोजगारी से मरने से अच्छा है कि मंदिर भागे। अरे 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 बैठ, क्या हुआ? नहीं मतलब ये क्या बोल? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। मतलब ये दोनों। आप ही बताइए कैसे देखते हैं राजनीति, कैसे हो रही है? नहीं राजनीति तो ठीक है, योगी जी सही है, योगी जी ठीक है। योगी जी का काम सही है, काम के लिए हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे, लेकिन वो शिक्षा और बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। जिस तरह से अभी जो हुआ है रेलवे का, ये रेलवे की वैकेंसी के लिए जो पिटाई की गई है बच्चों की, ये सारी चीज़ें गलत है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, सीधी बयानबाजी को लेकर नेताओं के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग भी पढ़िए, 12वीं के बाद इंटर नहीं होता है, इस पे ध्यान दीजिए। आप भी बता। अब नेताओं के बारे में क्या कहना, अनपढ़ है ही, मैक्सिमम तो नेता अनपढ़ ही हैं। उनको देश से क्या मतलब, बस पैसा लूटना है उनको, जनता लूटना है, किसी तरह से लूटें और क्या बोले। ये राजधानी को लखनऊ बना दिया, क्या बात? अब बना दिए, बता टारगेट उनका वही हो सकता है, क्या कहते हैं इसके बारे में। एक गलती के लिए किसी की टांग नहीं खींची जाती है। और जब हमारे इंजीनियर्स जब बेरोजगार मरेंगे और आईआरएस में आर्ट साइंस वाले आके इंजीनियरिंग के काम करेंगे तो कैसे बढ़ेगा हमारा देश? तो इंजीनियर्स को आगे बढ़ाना होगा, और आईआरएमएस में जो भी सीटें आ रही हैं इंजीनियर्स को देनी होंगी। लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या कुछ यहाँ के लोग चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? पुष्कर सिंह। कैसे देखते हैं राजनीति जो है यूपी में 2022 के चुनाव अब होने वाले हैं, वाराणसी में इस समय हम आए हैं यहाँ का माहौल जानने के लिए, कैसे देखते हैं? यहाँ से तो आपके पीएम मोदी सांसद हैं, तो क्या विकास की गति उसी स्पीड से हो रही है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं? उसके अलावा विधायक वो चुन रहे हैं, सारी सीटों के 8 की 8 विधानसभा सीटों पर उनके विधायक हैं। अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ से नहीं हूँ एक्चुअल में, बट जैसे मैं ट्रैवल करा है, यहाँ पे आया हूँ मैं 5-6 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, तो जैसे कि लोगों से जानकारी मिली है कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे मतलब उतना विकास नहीं था। अब लोग जनरली बोल रहे हैं
कि उनको अच्छा मतलब वो मिला है, बेनिफिट मिला उस चीज़ का। मेरे साथ भैया हमसे बात करें, कैसे हैं भैया? बस सर बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस सब ठीक है। सब बढ़िया। राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? राजनीति में तो बहुत कुछ चल रहा है यार। बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। हम क्या बताएंगे, पूरी दुनिया को पता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं? अरे भैया वहाँ तो बड़ा लेके वो मनसे वनसे को लेके बवाल रहता भैया, शिवसेना को लेके। कुछ बोल नहीं सकते यार। चलिए वाराणसी के बारे में दो बातें बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? वाराणसी दूसरी बार घूमने आया हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है। इसके लिए अभी हम शाम को निकले और अभी आरती के लिए आए हैं। थोड़ा तकलीफ हुआ था बीच में, लेकिन अभी ठीक है। जाम को लेके थोड़ा सा परेशान। जी 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 जी। देखिए वाराणसी में अभी भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जाम का जो इलाका है, जो एरिया है जहाँ जहाँ जाम लगते हैं, उनसे यहाँ जो नेता हैं जो चुनकर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा निजात दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि घाट तक पहुँचने के लिए अगर आपको समय कम देना जाना, मतलब कम समय में अगर घाट तक आपको पहुँचना है तो आपको जाम से निकलना होगा। एक तस्वीर आप पीछे देख लीजिए फिर से, कितने करीब ये मंदिर हैं और कितने विशाल और कितने सुंदर घाट के किनारे ये मंदिर हैं। तमाम यहाँ पर जो है दर्शक हैं और कलाकृति अगर आप मंदिरों की आप देखेंगे तो बहुत सुंदर यहाँ पर कलाकृति जो बनावट है मंदिरों की, पुरानी प्राचीन मंदिर हैं उनकी सजावट आप देखेंगे, लाइटों से वो सजे हुए हैं। आरती की तैयारी, महाआरती की तैयारी यहाँ पर चल रही है और गंगा के बीच में इस समय नौका है और नौकाओं में इस समय जो दर्शक हैं, जो यहाँ पर घूमने आए पर्यटक हैं, उनकी संख्या आपको दिख रही होगी और तमाम वो लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ से आनंद लेना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा जी भी हैं। राहुल जी, मैं तो बड़ा मंत्रमुग्ध हूँ इस समय ये माहौल देखकर। ठंडी हवाएं हैं, गंगा के बीच हैं और आज बड़ा आनंदमयी महसूस हो रहा है कि चुनाव का माहौल है और वाराणसी में हम लोगों को आने का मौका मिला। शायद गंगा मैया को हमें वाराणसी भी बुलाना था क्योंकि हरिद्वार वगैरह हम घूमते रहते। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आपको देखिए याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, नारा दिया था कि माँ गंगा ने बुलाया है और हम जब आए हैं। यानी आज कहीं ना कहीं न्यूज 80 को भी माँ गंगा ने बुलाया और आज हम यहाँ वाराणसी में पहुँचे हैं और लोगों से लगातार हम उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। और न्यूज 80 के जितने दर्शक हैं उनके लिए भी कम से कम जो है हमारे चैनल के जरिए वो लोगों जो है वो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ वाराणसी का माहौल है। और यहाँ घाट पर 80 घाट से हम यहाँ निकले हैं तो लोग जो है वो तरह तरह की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर देखी जा रही है। भले ही मौसम जरूर इस वक्त जो है ठंडा है, अच्छी लहरें चल रही है पानी की, लेकिन एक चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग उसको समझ भी रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की फिजा क्या कहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए, आज आप वाराणसी में आए हैं और वो अपने जो बूथों के जो उन्होंने वहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, कई सारे मंत्री हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जैसे अनुराग ठाकुर और तमाम लोगों भी जो है आज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने संबोधन किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और 8 विधानसभाएं इस इलाके में आती है, इनको जिताने की जिम्मेदारी भी कम से कम प्रधानमंत्री के कंधों पर है। तो लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन रहा, किसान आंदोलन के बाद में कई तरह की हवा जो है वो सरकार के विपरीत भी दिखाई दी। और चाहूँगा कि मतलब जिस तरह से आप प्रधानमंत्री आज आए हैं और 2-3 दिन तक वो यहाँ रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के 8 की 8 जो सीटें हैं, अब संसदीय क्षेत्र खुद प्रधानमंत्री का है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन का फर्क सभी सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब 2-4 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है और उनके लिए कम से ये महत्वपूर्ण भी है कि इन 8 सीटों को वो बचाकर कैसे यहाँ जो है विधानसभा तक पहुँचाएंगे। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको कम से कम प्रधानमंत्री के सर पर जिम्मेदारी है। इसलिए इन 8 सीटों पर जीत और हार की बात किसके होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन साफ तौर पर आप इसको इस तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री यहाँ जब वाराणसी में संसदीय क्षेत्र में खुद आए हैं, क्योंकि आप देखिए जगह जगह पर प्रधानमंत्री जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। कई बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो है किस तरह से एक यूपी के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन आप वाराणसी को अगर दूसरी तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा कि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और 8 विधानसभाएं जहां पर बीजेपी का इस वक्त कब्जा है, उन सीटों को बचाए रखना ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप किसी भी चुनाव को देखते हैं तो प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठते हैं। अब 8 विधानसभाएं उनके संसदीय क्षेत्र में अगर किसी दूसरी पार्टी के पास जाती है तो सवाल तो उठेंगे। हालांकि विपक्ष जो है यहाँ
गंगा घाट पर जहां हमें इसकी साफ सफाई को लेकर सवाल उठाता रहा। प्रधानमंत्री जब यहां आए थे तो उन्होंने इसी अस्सी घाट पर यहां पर जो है साफ सफाई का एक संदेश पूरे देश को दिया था और ये कहा था कि जो है माँ गंगा जो है उसकी साफ सफाई रखना हम सब का दायित्व है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो उन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए आज उन चीज़ों को याद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने मन से कहा है और उन्होंने एक बार फिर जो है यूपी में लगातार वो जो है अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी अगर 8 सीट बीजेपी जीत भी जाती है तो उससे उत्तर प्रदेश की सियासत पर कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं। आजमगढ़ हमने किया, जौनपुर हमने किया। अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं 10 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर, 2 लोकसभा क्षेत्र वहाँ पर हैं, तो बड़ी संख्या। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 8 विधानसभा है वहाँ पर कहीं और ज़्यादा नहीं है। तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे। बिल्कुल क्षेत्र है, अलग अलग है। और देखिए जहां जिस जगह पर आजमगढ़ में 9 सीटें बीजेपी के पास, अब आज लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है संकट है। तो यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश से जिस तरह की लहर चली बीजेपी के कहीं ना कहीं पक्ष में, वो लहर हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसान आंदोलन में ज़्यादातर जो मुख्य भूमिका में लोग थे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर पर अगर आप किसानों की संख्या देखें, क्योंकि राकेश टिकैत उसी इलाके से आते हैं, वो वहाँ पर आपको मिले। और अब जो है यहाँ उनका जो है वो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की पूर्ति अब पूर्वांचल से करने की जिम्मेदारी बीजेपी के सर पर है। और इसी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री भी समझते हैं, क्योंकि सबको एक दायित्व दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश में चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी उनके लिए एक आप समझिए कि साख की बात है। अगर वाराणसी में किसी दूसरी पार्टी का कब्जा हुआ, वाराणसी में किसी दूसरी विधानसभा पर जीत दर्ज की, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साख से जोड़ा जाएगा। इसलिए अगर आज प्रधानमंत्री यहाँ है तो ये वो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम वाराणसी के लिए, पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि आप देखिए जब हम समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलते हैं, किसान यूनियन के लोगों से मिलते हैं या गांव देहात में मिलते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर 5 सालों बाद ही क्यों याद आया। लेकिन वाराणसी का ये सौभाग्य है कि यहाँ संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है। तो कई सारी ऐसी पहलू है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना होगा। और वाराणसी का मिजाज लगातार जो है, हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर आपको वाराणसी को समझना है तो आप न्यूज़ 80 को लगातार इस प्रोग्राम को देखते रहिए। आपको समझ आएगा कि आखिर न्यूज़ 80 जो है किस तरह से अपने कैमरे के जरिए और यहाँ के जो दर्शक है वो कैसे यहाँ दिखाना चाहते हैं चीज़ों को, और जहाँ वाराणसी आखिर चाहता क्या है। क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, मैं फिर कहूँगा उसी बात को, ये प्रधानमंत्री की साख की सीट है। अगर यहाँ एक भी सीट किसी विपक्ष के हाथ जाती है तो ये प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं जो है साख पर बात आएगी। मेरे को लगातार आप एक डिबेट में एक बात बोलते रहे, मुझे आज याद आ गई है कि सत्ता में है तो सवाल तो बनते हैं, और सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, और विपक्ष जो है उसका काम ही यही है कि आप पर सवाल खड़े करेगा। और लगातार किसानों के मुद्दे पर ले लो, किसी भी अगर अन्य किसी और बात को लेकर अगर कोई भी मुद्दा नया बन जाता है उसे बुनाने को ले लो, तो विपक्ष तो लगातार सवाल कर रहा है। विपक्ष का काम है घेरना। चलिए सीटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लगभग सारे चरण कंप्लीट हो गए हैं और अब सब नज़र सबकी है तो 10 मार्च पर। तो पहले चरण में पश्चिम से चली हुई हवा में क्या कुछ लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए हवा जो है वो कहीं ना कहीं साफ, अगर तस्वीर आप समझेंगे तो 10 तारीख को साफ होगी। लेकिन दूसरी चीज़ आप इस तरह से देखिए, जैसे जहां आज हम वाराणसी में हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वाराणसी की हम ज़्यादा बात करें, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं कि वाराणसी में आखिर चल क्या रहा है। जिन घाटों पर आज हम घूम रहे हैं, देखिए यहाँ घाटों की स्थिति पहले सरकार में भी रही, लेकिन वो जो साफ स्वच्छता हम जो देख रहे हैं, हालांकि कितनी भीड़ है, लाखों मैं कहता हूँ श्रद्धालु यहाँ शायद आते होंगे हर रोज़, जिनको संभालना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और आज अगर यहाँ इस इलाके में शांति और कहीं ना कहीं चोरी, नकासी, झपटी, इन सब चीज़ों से अगर बचाव मिल रहा है तो ये एक सरकार का अच्छा एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में भी जा रहा है। जैसे जैसे हम वाराणसी में आ रहे हैं, जो हमने अब तक सुना था, हम टीवी के जरिए देखते थे, नेताओं की जबानी से सुनते थे, वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक शांति का अच्छा एक माहौल यहाँ है। लेकिन फिर मैं कहूँगा बात अस्सी घाट या वाराणसी की नहीं है, बात पूरे उत्तर प्रदेश की है, बात वाराणसी के उन गांव देहात की भी है, जो लोग आज भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आज तक विकास के नाम पर कुछ
कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल उस बात को हम लोग लगातार न्यूज़ 80 से उठाते हैं, सत्ता से इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि सत्ता में लोग बैठे हैं और उन्होंने तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के वादे सरकार ने किए थे सरकार में आने से पहले। और अगर हम 5 साल के बाद में जिस तरह की आज एक राजनीति को आप दूसरी तरीके से भी देखिएगा, राजनीति आज कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पर आकर भी टिक रही है। लोग जातीय समीकरण की बात करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पूछते हैं कि किस पार्टी का ज़्यादा जातिगत समीकरण बैठ रहा है, किसको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें हम उठाते हैं। लेकिन आज क्यों उठानी पड़ रही है? बात विकास पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बात हिंदू मुस्लिम पर आखिर क्यों हो रही है? ये सारे कई सारे सवाल है और मुझे लगता है कि इस पर अभी सरकार को और समझने की और समझने की जरूरत है। मेरे पीछे की अगर आप एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देखेंगे तो ये तमाम वो घाट हैं जहां पर इस समय भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। और यहाँ पर नाव रुकने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसलिए रोकी गई है कि सामने महाआरती का एक आयोजन हो रहा है और महाआरती यहाँ पर की जा रही है। अभी आप सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो महाआरती उस घाट पर की जा रही है और यहाँ पर तमाम जितनी भी नौकाएं गंगा किनारे लगा दी गई हैं, जितनी भी गंगा के आसपास ये घूम रही थी नौकाएं, वो सब लगा दी गई हैं। चलिए अब लगातार आप थोड़ी सी एक तस्वीर देख लीजिए महागंगा आरती की, जो वाराणसी के इस घाट पर है, जहाँ पर गंगा सेवा समिति द्वारा आरती को किया जाता है। यहाँ पे तमाम दिग्गज जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस घाट पर महाआरती का आनंद लिया, महाआरती की माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, किस क्षेत्र में, किस राजनीति क्षेत्र में राजनेता क्या कर रहे हैं और क्या आपको वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। राजनीति के शो में फिलहाल मुझे यहीं दीजिए इजाजत। अब मेरे सहयोगी कमल के साथ दीपक वत्स, न्यूज़ 80 वाराणसी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।